अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी अपना ये आरोप साबित कर पाते हैं या नहीं, अभी ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन 2 दिनों के भीतर वोट चोरी एक कीवर्ड बन चुका है, और वो भी ट्रेंडिंग कीवर्ड। सोशल मीडिया हो, टीवी चैनल्स हो या फिर अखबार हो, हर कोई इसे कवर कर रहा है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री वोटों की चोरी करके पीएम बने हैं, तो सवाल सिर्फ बीजेपी, एनडीए या चुनाव आयोग पर नहीं उठ रहा है। उस भरोसे पर सवाल खड़ा हो रहा है जो भारत की संस्थाओं ने दशकों में स्थापित किया। जब भारत आजाद होकर एक चुनावी लोकतंत्र बना, तो पश्चिम में मजाक बनता था कि डेमोक्रेसी जैसी नीच चीज भारत में चल नहीं सकती, सब गुड़गोबर हो जाएगा। लेकिन जनता के धीरज और चुनाव आयोग के पेशेवर रवैये ने इस धारणा को बदला। भारत में पुलिस, अदालतों या दूसरे सरकारी महकमों में जिन दिक्कतों का हवाला दिया जाता है, लंबे समय तक चुनाव आयोग उनसे दूर रहा। खासकर टी.एन. सेशन जैसे चुनाव आयुक्तों के आने के बाद दुनिया भर से प्रतिनिधिमंडल भारत आकर आम चुनाव स्टडी करते हैं कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज पूरी कैसे की जाती है। राहुल के आरोपों ने चुनाव आयोग के इसी रिकॉर्ड पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि अगर चुनाव आयोग पर से भरोसा लोगों का उठ जाएगा या कम हो जाता है, तब हमारे यहाँ होने वाले चुनावों की गरिमा को ही ठेस पहुंचेगी, और तब चुनी हुई सरकार को लेकर जनता सहज नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि राहुल गांधी के उठाए सवालों को गंभीरता से लेकर उनका निवारण करना बेहद जरूरी है। राहुल बिना शक सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन जितनी तैयारी के साथ उन्होंने आरोप लगाए हैं, उसी तैयारी के साथ उनके आरोपों का जवाब दिया जा सकता है, वरना बात अधूरी रह जाएगी। इसके बरक्स अब गौर कीजिए कि कल से आज शाम के बीच हुआ क्या क्या। चुनाव आयोग अलग अलग सूबों से लेटर निकालकर राहुल गांधी से कसम खाने को कह रहा है, ठप्पा लगाकर पीआईबी फैक्ट चेक कर रहा है। राहुल ने आज एक और बयान जारी किया, तो जवाब सीधे गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आ गया। उस वोटर की पहचान भी हो गई जिसका नाम 4 जगह के लिस्ट में दर्ज है, और समाचार चैनलों ने अपने बूते फैक्ट चेक और फैक्ट चेक के काउंटर भी किए हैं। सब कुछ विस्तार से बताएंगे खबरगांव समाचार के इस अंक में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ ली? बताइए। कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 8 अगस्त को कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में कांग्रेस की वोट अधिकार रैली थी। राहुल गांधी भी पहुंचे थे। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रैली में थे। राहुल ने स्पीच दी और अपनी उन बातों को दोहराया भी जो कल यानी 7 अगस्त को उन्होंने इंदिरा भवन में कही थी। उन्होंने कहा, वोट चोरी सिर्फ चुनावी घोटाला नहीं, बल्कि संविधान के साथ विश्वासघात है। देश के गुनहगार सुन ले, वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। उनका इशारा सीधे तौर पर चुनाव आयोग की तरफ था। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने हैं। 25 सीट ऐसी है जिन्हें भाजपा ने 35,000 या उससे भी कम वोट से जीता। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। विस्तार से इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं उन 5 सवालों के बारे में जो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, चुनाव आयोग 5 सवाल हैं, देश जवाब चाहता है। पहला सवाल, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है? क्या छिपा रहे हो? दूसरा सवाल कि सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों, किसके कहने पर? तीसरा सवाल ये कि फर्जी वोट और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों हुआ ऐसा? चौथा सवाल कि विपक्षी नेताओं को धमकाना, डराना क्यों हो रहा है? और पांचवा और आखिरी सवाल कि साफ साफ बताओ, क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है? भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है, इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा। अब जनता बोल रही है, बहुत हुआ। इससे पहले राहुल गांधी ने एक 8 मिनट का वीडियो भी शेयर किया था। उसमें और भाषण में मोटा मोटी क्या बातें कही गई, वो भी आप सुनिए। कर्नाटक में जो हमने डेटा निकाला है वो एक क्राइम का एविडेंस है। 6 महीने लगे हमें उस डेटा को निकालने के लिए। इतना बड़ा कागजों की पाइल थी। एक फोटो को लाखों फोटो के सामने कंपेयर किया है, और हम मानते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा जो डेटा है, इलेक्शन का डेटा है, वो एविडेंस है। और अगर उसको किसी ने डिस्ट्रॉय किया तो वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उस क्राइम को आगे बढ़ा रहा है।
एक लोकसभा चोरी की गई है, क्रिमिनल एक्ट है, कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटका की सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। ये जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 1000, 10,000, 15,000 लोगों को, फेक लोगों को वोटर लिस्ट में डाला है, इनसे सवाल पूछना चाहिए और महादेवापुरा की सच्चाई निकालनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन के लोगों को एक और बात माननी होगी, समझना होगा। हमें एक सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे, मगर अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम 1 नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं। पेपर कॉपियां हैं हमारे पास, आप छुपा नहीं सकते। एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। इसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जवाब भी दिया, उसी का एक्सटेंशन था जो कल बोला गया था। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी के अपने दावे को सही मानते हैं तो हलफनामे पर साइन करके दें, अगर उन्हें अपने दावों पर भरोसा नहीं है तो देश से माफी मांगे। न्यूज एजेंसी एनआई ने चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक अगर राहुल गांधी मानते हैं कि चुनाव आयोग पर उनके आरोप सही हैं तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जवाब दिया, क्या कहा वो भी सुनिए। मैं रूल में नहीं जाऊंगा, मुझे तो देखना है कि मेरी डेमोक्रेसी को किस तरह से खत्म किया जा रहा है। फिर तो हम कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन वाकई में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो कहते हैं कि आप जाकर वहां अपना एफिडेविट फाइल करो, और ऐसे रूल के अंतर्गत जहां कोई जांच हो ही नहीं सकती, तो अपने आप में मजाक हो गया ना। और जनता को बताएंगे कि राहुल गांधी को कहा गया है कि एफिडेविट फाइल करो, ये नहीं बताएंगे कि कभी वो कार्रवाई हो ही नहीं सकती। उसी 1960 रूल्स के अंतर्गत कार्रवाई हो ही नहीं सकती। तो ये तो एक मतलब के अब किया क्या जाए, सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए। इलेक्शन कमीशन कोई जांच करेगी नहीं, ठीक है। कोर्ट इस पे नोटिस लेगी नहीं, इस पे नोटिस ले देगी नहीं। मैं तो सोचता हूं कि कोर्ट को भी सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, नोटिस लेगी नहीं। पॉलिटिकल पार्टी के पास के कोई ऐसा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता देते हैं, जो हमने कल के खबरगांव समाचार में भी आपको बताया था। हुआ ये कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में कहा कि कर्नाटक में हमें 16 सीटों पर जीत मिलती, लेकिन हम सिर्फ 9 सीटों पर जीते। हमने इन 7 हारी हुई सीटों में से एक सीट पर जांच पड़ताल की, वो सीट थी बेंगलुरु सेंट्रल। इस सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले और बीजेपी को 6,58,915। उन्होंने कहा कि महादेवपुरा विधानसभा सीट को एनालाइज करने के बाद पता चला कि 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई है। कुल नंबर है 1,02,50। राहुल गांधी के मुताबिक डुप्लीकेट वोटर्स हैं 11,965, फर्जी और इनवैलिड एड्रेस हैं 40,009 लोगों के। एक ही एड्रेस पर बल्क यानी कि थोक में 10,452 वोटर्स भी हैं। 4,132 वोटर्स की अमान्य तस्वीरें, अमान्य माने किसी की है ही नहीं, किसी की बेहद छोटी हैं, और फॉर्म 6 का दुरुपयोग करने वाले 33,692 वोटर्स। ये सारी जानकारी राहुल गांधी ने दी। राहुल गांधी का बड़ा दावा यह भी है कि एक ही एड्रेस पर कई वोटर्स मिले। बूथ नंबर 470 पर लिस्टेड 35 नंबर के घर पर 80 वोटर्स थे, यानी 80 लोगों का एक ही पता। इन डुप्लीकेट वोटर्स पर क्या पता चला है वो भी आपको आगे बताएंगे। इसी बीच बीजेपी के तमाम नेताओं ने यह सवाल किया कि अगर राहुल गांधी मानते हैं कि वोटर लिस्ट में घपला है तो वो बिहार में एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं। वहां भी तो चुनाव आयोग इसलिए एसआईआर करवा रहा है ताकि फर्जी वोटर्स के नाम को हटाया जा सके। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी, उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेकर बयान दिया है। क्या कहा है आप खुद सुनिए। विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जो भारत में जन्मा नहीं है उसको भारत में वोट देने का अधिकार हमारा संविधान नहीं दे रहा है। राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूम रहे हो
तनिक उसको खोलकर पढ़ भी लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना है और इसीलिए वो SIR का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिए इनकी वोट बैंक है। आप चिंता मत करिए भाइयों बहनों, मोदी जी बिहार में पूरा दौरा करे हैं, मैं भी संगठन की मीटिंगें कर रहा हूं, मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत के साथ NDA की सरकार बनने वाली है। NDA की सरकार। भाइयों बहनों, फिर से सीतामढ़ी, मिथिलांचल, बिहार और देश और दुनिया में प्रभु श्री राम के सभी भक्तों को, मां जानकी के सभी भक्तों को मां जानकी के मंदिर के शिलान्यास का बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद, वंदे मातरम। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठे हैं। याद कीजिए साल 2021 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, जिस दिन नतीजे आए उसी दिन तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े किए थे। प्रशांत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर चुनाव आयोग ने पक्षपात नहीं किया होता तो बंगाल में बीजेपी की और बुरी हालत होती। बीजेपी उतनी सीटें भी नहीं जीत पाती जितनी जीत गई। बता दें कि बीजेपी को बंगाल में 77 सीटों पर जीत मिली थी। बंगाल के चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग पर बीजेपी की मदद का आरोप भी लगाया था। टीएमसी का आरोप था कि आयोग बीजेपी की सहूलियत के हिसाब से चुनाव करा रहा है, साथ ही सांप्रदायिक भाषण देने वाले बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। 2024 में ही चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे, तब जब चुनावी नियमों में बदलाव किए गए। दरअसल केंद्र सरकार ने चुनावी नियमों में संशोधन करते हुए दस्तावेजों के एक हिस्से को आम जनता की पहुंच से रोक दिया था। विधि और न्याय मंत्रालय ने चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी थी। इस बदलाव से चुनावी नियमों के अलग अलग प्रावधानों के तहत केवल चुनावी पत्र जैसे नामांकन पत्र ही सार्वजनिक तौर पर जांच के लिए उपलब्ध होंगे। उम्मीदवारों के लिए फॉर्म 17C जैसे दस्तावेज उपलब्ध रहेंगे, लेकिन चुनाव से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक तौर से उपलब्ध नहीं रहेगी। कांग्रेस ने इस बदलाव को संविधान और लोकतंत्र पर हमला बताया था। अब वापस आते हैं बेंगलुरु के मामले पर। राहुल गांधी के कल के प्रेजेंटेशन में दो चीजें अहम थी। बेंगलुरु का एक घर जहां का पता 80 लोगों की आईडी में था, और आदित्य श्रीवास्तव जिनका नाम एक से ज्यादा राज्यों की वोटर लिस्ट में था। उसमें क्या कुछ पता चला वो भी जानते हैं। सबसे पहले बात बेंगलुरु के मुनि रेड्डी गार्डन के 10 से 15 स्क्वायर फीट के एक घर की करते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया था कि इस एक घर से 80 वोटर्स रजिस्टर्ड है। यह घर महादेवपुरा के बूथ नंबर 470 में आता है। इंडिया टुडे ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में राहुल गांधी के दावे की पड़ताल की और बताया कि हां, राहुल गांधी सही कह रहे थे। इंडिया टुडे ने बताया कि यह घर जयराम रेड्डी का है। जयराम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। पहले उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता हैं, बाद में कहा कि बस बीजेपी के वोटर हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यहां रहने वाले इस बात को मानते हैं कि कई किराएदार इस घर में रह चुके हैं, वो भी वोट करने यहीं वापस आते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि जयराम अब चुनाव आयोग को इस बात की सूचना देंगे 80 लोग एक ही घर पर कैसे रजिस्टर्ड हैं, वो भी एक 10 से 15 स्क्वायर फीट के घर में। हमें भी इंतजार है कि चुनाव आयोग क्लैरिफाई करेगा तो हम आपको भी बताएंगे। अगली बात आदित्य श्रीवास्तव की है। आदित्य के बारे में राहुल गांधी ने दावा किया था कि उनका नाम 4 अलग अलग जगहों पर है। समाचार चैनल इंडिया टीवी के अनुसार आदित्य ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निवासी हैं। साल 2016 में वो मुंबई में रहते थे। साल 2021 के बाद आदित्य बेंगलुरु में शिफ्ट हो गए। दावा किया कि वो साल 2021 के बाद कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में शिफ्ट हो गए थे। आदित्य ने दावा किया कि वो मुंबई में नौकरी के दौरान वहां मतदाता बने थे। आदित्य श्रीवास्तव ने क्लैरिफिकेशन दिया। एक क्लैरिफिकेशन उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी दिया। कहा है कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह के नाम को voters.eci.gov.in पर सर्च किया गया तो पाया गया कि इन दोनों का नाम उत्तर प्रदेश की विधानसभा 173 लखनऊ पूर्व और विधानसभा 390 वाराणसी कैंट में अंकित नहीं है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के बारे में जो तथ्य प्रस्तुत किए गए वो सही नहीं पाए गए। यहां उठते हैं दो सवाल।
राहुल गांधी ने जो कागजात का पुलिंदा कल दिखाया था वो 16 मार्च 2025 का था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम एक से ज्यादा जगहों पर है और उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने चेक किया 7 अगस्त 2025 को, यानी 5 महीने बाद। दूसरी बात, आदित्य श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने खुद हर बार अपना एड्रेस अपडेट करवाया था जहां जहां वो गए थे और उन्होंने हर बार सिर्फ एक ही जगह लीगल तरीके से वोट किया, ये भी मान लेते हैं। मगर फिर से सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिस्ट से हटाया क्यों नहीं। इंडिया टुडे ने एक आरटीआई भी दायर की थी सीसीटीवी फुटेज को लेकर। पूछा गया कि 45 दिन के अंदर चुनाव की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने के पीछे वजह क्या है, मगर चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। कह दिया कि यह मामला सब जुडिस है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह केस किया है कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ही। इस पर सुनवाई 11 अगस्त को होनी है। भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर चुनाव आयोग को डिफेंड किया है, राहुल गांधी की आलोचना की है कि आप संवैधानिक संस्था पर सवाल कैसे उठा सकते हैं, किसने क्या कहा, अब वो भी सुनिए। का स्टेटमेंट मांग रहा है तो वो एक संवैधानिक उस संस्था को कह रहे हैं कि हमने जो अखबार में स्टेटमेंट दे दिया वही हमारा स्टेटमेंट है। आप किसी एक संवैधानिक संस्था पे इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उस गंभीर आरोप के बाद आप लिख करके देने के लिए तैयार नहीं हैं, आप उसके साथ सबूत देने के लिए तैयार नहीं, तो इससे जानबूझ करके आप उस चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ है कि न उनको ये हिट एंड रन नहीं चलेगा कि केवल आरोप लगाना और भाग जाना। अगर उनके पास कोई सबूत है तो उनको इस बात को जवाब देना है, अन्यथा उनको शर्मसार होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि आखिर चुनाव आयोग वही है जिसके आधार पर चुनाव लड़ करके तेलंगाना में उनकी कांग्रेस की सरकार बनी है, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। तो उस चुनाव आयोग में, और खुद एक बार अगर अमेठी से हार गए उसी चुनाव में तो वायनाड से वो जीते। तो ये आरोप लगाना कि चुनाव आयोग भाजपा के कहने पर काम कर रही, तो शायद वो लोकसभा में नहीं होते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहीं वो फर्जी वोटर की बात कर रहे हैं जो वोटर डाल दिए, कहीं वो कह रहे हैं वोटर हटाए जा रहे हैं। तो आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं? बिहार में कह रहे हैं कि वोटर हटाए जा रहे हैं, वो भी उनके मतदाता हैं। दूसरे स्थान पर ये कह रहे हैं कि मतदाता जोड़े जा रहे हैं। तो आखिर चुनाव आयोग ने बिहार में प्रकाशित कर दिया है, 30 अगस्त को उन्होंने प्रकाशित कर दिया है, 30 जुलाई को, और 1 अगस्त को प्रकाशन आ गया है। तो जाके वो बताए ना कि ये मतदाता छोड़ दिए गए हैं, ये मतदाता जोड़ दिए गए हैं। तो जो काम चुनाव आयोग को प्रक्रिया के तहत करना चाहिए उसे छोड़ के वो सब काम कर रहे हैं। तो शायद अदृश्य मतदाताओं पर जो धरती पर अवतरित ही नहीं हो, उनके प्रेम से वो विभोर हो रहे हैं। शायद उनको चुनाव आयोग के पास जाके प्रमाण पेश करना चाहिए। एसआईआर पर जो विपक्ष है एकजुट हो गया है, लामबंद हो गया है, लगातार डिस्कशन की भी यहाँ पर मांग कर रहा है। सदन भी नहीं चल पाया इतने दिन, जिस तरीके से उनका देखिए बहुत ही सीरियस विषय है। और जिस प्रकार से सदन नहीं चलना, और ऐसा है चुनावी प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया है और चुनौती देना, इसका चुनौती उन्होंने उच्चतम न्यायालय ने भी दिया। उच्चतम न्यायालय ने कोई रोक नहीं लगाई। तो आखिर ये चाहते क्या है? और अदृश्य, लेकिन जो उदाहरण हमने आपको बताए वो भी तो इसी देश के उदाहरण हैं। और सवाल ये भी तो है कि चुनाव आयोग वंस एंड फॉर ऑल सारी सच्चाई सामने रखकर देश के मतदाताओं को आश्वस्त क्यों नहीं कर देता। आने वाली 11 अगस्त को इंडिया ब्लॉक के नेता संसद से निर्वाचन सदन चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करने वाले हैं। लेकिन सवाल उन नेताओं से भी है कि क्या ये सवाल तब भी उठाए जाते जब उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती होती। आपका क्या सोचना है पूरे मसले पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। इसे लिखा हमारे साथी आकाश और सत्यम ने। मेरा नाम शुभम है और कैमरे के पीछे इसे शूट किया हमारे साथी आनंद ने। आप देखते रहिए खबरगांव।